नमस्कार दोस्तों, मैं हरिओम आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स, व्यावसायिक अर्थशास्त्र क्या होता है। तो आपको समझना है कि व्यावसायिक अर्थशास्त्र क्या होता है, इसकी क्या अवधारणा है और इसकी मीनिंग क्या हो सकती है, क्या डेफिनेशन होती है। इन सबको हम लोग अपने दिमाग में सेट करने का प्रयास करेंगे इस वीडियो में। तो मेरे साथ बिल्कुल ध्यान लगाकर समझने के प्रयास करिए कि क्या होता है, कैसे होता है। एक भी बिंदु ऐसा नहीं होगा जो आपको कंफ्यूज करेगा, बस आप हमारे साथ मन लगा करके लगिएगा। व्यावसायिक अर्थशास्त्र है क्या? तो सबसे पहले व्यावसायिक अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र का ही एक भाग होता है। इस प्रकार अगर हमें व्यावसायिक अर्थशास्त्र को समझना है तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि अर्थशास्त्र किसे कहते हैं। तो और अर्थशास्त्र कैसे आया? तो ये अर्थशास्त्र आज जिस जगह पे है, यह इसका वास्तविक रूप जो दिख रहा हमें, यह शुरुआत से ही नहीं था। इसने बहुत स्ट्रगल किया है, यहां तक पहुंचने के लिए अनेक लांछनों का सामना किया है। जैसे प्रारंभ में इसे कहा गया कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, धन का विज्ञान कहकर इसके साथ घृणा के भाव से देखा गया। लेकिन तब इसने अपनी उपयोगिता को सिद्ध करते हुए कहा कि मैं सिर्फ धन के बारे में अध्ययन नहीं करता हूं, बल्कि कल्याण के बारे में भी अध्ययन करता हूं। और यह कल्याण के अर्थशास्त्र के रूप में सामने आया, तब इसकी उपयोगिता लोगों को समझ में आया। और इसके बाद इसने अपनी मैच्योरिटी को दिखाते हुए बताया कि इस भौतिक जीवन में अनेक जो है साध्य है जिसकी चाहत हम सब रखते हैं, लेकिन हमारे पास साधन सीमित होते हैं। इन सीमित साधनों से असीमित साध्यों के बीच से मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन कैसे पाया जाए, यह हमारा इकोनॉमिक्स ही समझाता है कि कैसे कम से कम पैसे में अधिक से अधिक उपयोगिता ग्रहण कर लिया जाए, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन कैसे आए, ये कौन बताता है? ये इकोनॉमिक्स ही तो बताता है। इकोनॉमिक्स उस पड़ाव से चलते चलते जहां उसे नफरत की भावना से देखा गया, जब उसे कहा गया कि अर्थशास्त्र जो होता है यह धन का विज्ञान है, यह कहकर घृणा किया गया था। आज इस भौतिक विश्व में केंद्र बिंदु पे अगर कोई चीज बैठा है तो वो है इकोनॉमिक्स। तो वहां से लेकर के यहां तक पदयात्रा हुई है, किसकी हुई है? अर्थशास्त्र की। उसी के एक अंग के रूप में सामने आया व्यावसायिक अर्थशास्त्र। ठीक है, इसी बात को आप लिख सकते हैं। जैसे अगर आपसे पूछा जाए अवधारणा किसे कहते हैं, तो आपको सेम बात को यही प्रेजेंट करना है कि व्यावसायिक अर्थशास्त्र। चलिए मैं बता देता हूं, आप मेरे साथ नोट भी करवा देता हूं, आप नोट करते चलिए, नोट्स बनाते चलिए। व्यावसायिक अर्थशास्त्र, या पहले अर्थशास्त्र समझिए, अवधारणा समझते इसकी। आपको अगर अवधारणा समझना है तो आप लिख सकते हो अवधारणा में इसके अर्थशास्त्र को प्रारंभ में, अर्थशास्त्र को प्रारंभ में धन का विज्ञान कहकर, धन का विज्ञान कहकर घृणा की दृष्टि से देखा गया, घृणा की दृष्टि से देखा गया, देखा गया, घृणा की दृष्टि से देखा गया। तत्पश्चात अर्थशास्त्र ने अपने महत्व को प्रकट करते हुए कल्याणकारी अर्थशास्त्र के रूप में अपने को सिद्ध किया। कल्याणकारी अर्थशास्त्र के रूप में अपने को सिद्ध किया, कल्याणकारी अर्थशास्त्र के रूप में अपने को सिद्ध किया। तत्पश्चात, यहां तक नोट हो गया होगा, इसको रफ कर दे, फिर आगे आपको तत्पश्चात, यहां ये हेडिंग के ऊपर लिख लीजिए इसको, अपने को सिद्ध किया। तत्पश्चात असीमित साध्यों, असीमित साध्यों व
साधनों व सीमित साधनों में सामंजस्य बिठाने व कम साधनों से अधिक संतुष्टि प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त किया और आज विश्व के भौतिक कल्याण के केंद्र में अर्थशास्त्र है। यहां जगह नहीं है, इसको रफ कर दे फिर बताते हैं। भौतिक कल्याण के केंद्र में अर्थशास्त्र है। भौतिक कल्याण के केंद्र में क्या है? अर्थशास्त्र है। भौतिक कल्याण के केंद्र में क्या है? अर्थशास्त्र है। भौतिक कल्याण के केंद्र में क्या है? अर्थशास्त्र है। इससे स्पष्ट होता है इस दुनिया में ऐसा कोई कार्य नहीं है जिसमें जो है आपको संघर्ष ना करना पड़ा हो, चाहे वो कोई विषय के रूप में रहा हो, चाहे वो व्यक्ति के रूप में रहा हो, चाहे वो समाज के रूप में रहा हो। जब भी कोई काम कोई करेगा तो उसमें विघ्न बाधाएं पैदा ही होंगी। जैसे कोई अगर पढ़ना प्रारंभ करना चाहे तो पहले तो उसका इतना मन नहीं लगेगा, क्या क्या करे, कैसे कैसे करे, कितना पढ़े, हे भगवान ये तो मिल ही नहीं रहा है, कहाँ से सिलेबस अटेम्प्ट करें यार, चालू कहाँ से करें, तमाम बातें। अगर वो अध्यापक से भी पढ़ रहा है तो उसका भी दिमाग तब भी कहेगा कि यार इससे अच्छा तो दूसरा अध्यापक, वहां वाले अध्यापक ज्यादा अच्छे होंगे, वहां ज्यादा फीस होगी, ये तो ऐसे तमाम बातें आती है। तो कभी भी इन सब चीजों से दिग्भ्रमित नहीं होना चाहिए। सबसे पहला काम करना चाहिए, थोड़ी देर बैठ के तो देखो, थोड़ी देर पढ़ के तो देखो, कितना आसान है। हमने पूरा कंसेप्ट आपको ज्यों का त्यों करवा दिया। एक बार मेरे साथ चलिए रिवाइज करिए, देखते हैं हमने क्या कहा कि जो व्यावसायिक अर्थशास्त्र है यह अर्थशास्त्र का ही एक भाग है। अर्थशास्त्र ने ये जो विकास है, जो वर्तमान में भौतिक कल्याण के केंद्र में बैठा हुआ है, यहां तक पहुंचने में इसने अनेक समस्याओं का सामना किया। जैसे प्रारंभ में इसने इसको विज्ञान के धन के विज्ञान के रूप में देखा गया और इसे घृणा के भाव से देखा गया। जब इसके साथ घृणा का भाव लगाया गया तो अपने आप को जो है किसके रूप में प्रेजेंट किया? आर्थिक कल्याण के रूप में प्रस्तुत किया। आर्थिक कल्याण के रूप में प्रस्तुत होने के बाद इसने मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या यही है कि उसके पास चाहते बहुत ज्यादा हैं, उसके पास साधन कम है। तो चाहत और साधनों के बीच में सामंजस्य बिठाने का काम भी किसने किया? अर्थशास्त्र ने कहा कि आप कहां पर अपना पैसा खर्च करो, कितना पैसा खर्च करो जिससे आपको ज्यादा से ज्यादा लाभ हो सके। भाई जैसे मान लीजिए आपके पास 50 रुपए हैं, अब इस 50 रुपए का आप जाकर के मार्केट में गोलगप्पे भी खा सकते हो, 50 रुपए का पेन भी ले सकते हो, 50 रुपए का किताब भी ले सकते हो, 1000 बहाने भी कर सकते हो। लेकिन एकमात्र सत्य है, वो ये सत्य है कि अगर आपके पेट में काम भर के जीवन यापन के लिए भोजन है तो आपको कुछ ऐसा कार्य करना चाहिए जिससे आप उत्पादक बन सके, आप किसी प्रकार की उपयोगिता का सृजन कर सके, जिससे कि अपना कल्याण हो, अपने घर का कल्याण हो, अपने समाज का कल्याण हो और लास्ट में अपने देश का कल्याण हो, वैश्विक पटल पर हमारी उपयोगिता सिद्ध हो सके। समझ में आया? इसी प्रकार अर्थशास्त्र ने भी सबसे पहले जो घृणा से चालू किया, अर्थात इसके साथ जो नफरत किया जाता, धन के विज्ञान के रूप में जब इसे देखा गया, इसे नफरत के भाव से देखा गया, फिर इसने कल्याणकारी अर्थशास्त्र के रूप में इसने अपना स्थान ग्रहण किया। कल्याणकारी अर्थशास्त्र के रूप में इसने साधन और साध्यों के बीच सामंजस्य बिठाने के रूप में काम किया और वर्तमान समय में इस भौतिक जो है विश्व में भौतिक कल्याणवादी
कल्याण के अवस्था में ये आ गया है और अपनी केंद्र बिंदु में बैठा हुआ है कि बिना अर्थ आज इस विश्व में लड़ाई अगर किसी चीज की है तो इकोनॉमी है, अर्थात पैसे की है। और बाकी आज आपको वार नहीं दिखेंगे, आज आपको कोल्ड वार दिख सकते हैं लेकिन वार नहीं दिखेगा। उसके पीछे कारण ये है हर व्यक्ति को सामान बनाना है और बेचना है, ये तमाम बातें हैं। ये जब इसकी उपयोगिता बढ़ने लगी, व्यवसाय की उपयोगिता बढ़ने लगी, तो अर्थशास्त्र ने अपना एक और रूप ग्रहण किया जिसका नाम है व्यावसायिक अर्थशास्त्र। इस प्रकार व्यावसायिक अर्थशास्त्र जो होता है ये अर्थशास्त्र का ही भाग है। देखिए वास्तव में होता क्या है कि अर्थशास्त्र की अगर बात किया जाए इसे दो भागों में बांटा जाता है। चलिए मैं इसको रफ कर देता हूं, अब आपको आगे बढ़ाता हूं कि अर्थशास्त्र की अगर सबसे पहले बात किया जाए तो अर्थशास्त्र के दो रूप होते हैं। कितने रूप होते हैं? तो इसके दो रूप होते हैं। अर्थशास्त्र के कितने रूप हो सकते हैं? दो रूप हो सकते हैं। एक को कहते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र, दूसरे को कहते हैं समष्टि अर्थशास्त्र। तो मैंने अभी आपको कंसेप्ट बता दिया, अब आपको हम बता रहे हैं अर्थशास्त्र के प्रकार। अर्थशास्त्र के प्रकार जो इकोनॉमिक्स होता है उसके काइंड बताएंगे, फिर हम लोग बिजनेस इकोनॉमिक्स पे आ जाएंगे जिससे हमें अच्छे से पता चल सके कि बिजनेस इकोनॉमिक्स जो होता है इकोनॉमिक्स का तो पार्ट है लेकिन किस इकोनॉमिक्स का पार्ट है इसको भी समझ लिया जाए। तो देखिए अर्थशास्त्र के दो भाग होते हैं। अर्थशास्त्र के दो भाग होते हैं, दो भाग होते हैं। अब कौन कौन सा होता है? एक को कहते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र, व्यष्टि अर्थशास्त्र, और एक दूसरे को कहते हैं समष्टि अर्थशास्त्र। क्या बोलते हैं? समष्टि अर्थशास्त्र बोलते हैं। अब आप व्यष्टि अर्थशास्त्र किसे कहते हैं और समष्टि अर्थशास्त्र किसे कहते हैं, इसे दो भाग में बांटा क्यों गया, चलिए इन सबको भी समझते हैं। एकदम कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर आप कंसेप्ट क्लियर करके पढ़ते हो, एक भी ऐसा सब्जेक्ट नहीं है, एक भी ऐसा बहाना आपके दिमाग में नहीं आएगा जो आपको पढ़ने से रोकेगा। बस एक ही शर्त है कि पढ़ने की तो चाहत होनी चाहिए। चलिए एक बार देखते हैं, इसको फिर से समझते हैं कि व्यावसायिक अर्थशास्त्र के जो अर्थशास्त्र इसके दो भाग हैं, एक है व्यष्टि अर्थशास्त्र, दूसरा है समष्टि अर्थशास्त्र। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र किसे कहेंगे? जब एक व्यक्ति या एक इकाई के रूप में अर्थशास्त्र का अध्ययन किया जाता है तो उसे हम कहते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र। किसको? जब हम किसी एक व्यक्ति या एक इकाई के रूप में अध्ययन करते हैं अर्थशास्त्र का तो उसे हम कहते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र। क्या बोलते हैं फ्रेंड? व्यष्टि अर्थशास्त्र बोलते हैं जब हम अर्थशास्त्र का अध्ययन एक इकाई के रूप में या एक व्यक्ति के रूप में अध्ययन करें। जैसे अगर आप सिर्फ मेरा अध्ययन करिए, मेरा अध्ययन किया जाता है अर्थशास्त्र के अंतर्गत तो इसे कहा जाएगा व्यष्टि अर्थशास्त्र। लेकिन यदि सभी अध्यापकों का अध्ययन कर लिया जाए तो उसे कहा जाएगा समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आएगा। समझ में आया? यदि एक घर का अध्ययन किया जाए तो उसे बोला जाएगा व्यष्टि अर्थशास्त्र। यदि जो है संपूर्ण सभी, जैसे एक जिले के अंदर जितने घर हैं सभी का अध्ययन कर लिया जाए या एक देश के सभी घरों का अध्ययन किया जाए तो उसे बोला जाएगा कौन सा अर्थशास्त्र? उसे बोला जाएगा समष्टि अर्थशास्त्र। समझ में आ गया मेरी बात? कहने का मतलब मेरा यह है कि जब आप एक इकाई के रूप में अध्ययन करते हो या एक व्यक्ति के रूप में अध्ययन करते हो उसे हम कहते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र। क्या बोलते हैं? उसे हम व्यष्टि अर्थशास्त्र करते हैं। ठीक है, तो लिख लीजिए जिस अर्थशास्त्र में एक इकाई या एक व्यक्ति का अध्ययन किया जाता है, एक व्यक्ति का अध्ययन किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, उसे व्यष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। उसे व्यष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। उसे कौन सा शास्त्र कहते हैं? व्यष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। ठीक अपोजिट इसका क्या होगा? समष्टि अर्थशास्त्र होगा। कि जब किसी एक इकाई या एक व्यक्ति के रूप में अध्ययन ना करके पूरे राष्ट्र या राज्य के सामूहिक अध्ययन किया जाता है तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे समष्टि अर्थशास्त्र कहेंगे। चलिए इस बात को भी नोट कर लीजिए। जिस अर्थशास्त्र में, अब लिखिए, जिस अर्थशास्त्र में किसी
राष्ट्र का सामूहिक अध्ययन किया जाता है, सामूहिक अध्ययन किया जाता है, सामूहिक अध्ययन किया जाता है, उसे समष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं, समष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। कौन सा शास्त्र कहते हैं? समष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। क्लियर हो गया? कौन सा शास्त्र कहते हैं? समष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। इस प्रकार हमको समझ में आ गया। अब अपना प्रश्न पैदा होता है भैया कि जो बिजनेस इकोनॉमिक्स है वो कौन वाले अर्थशास्त्र में आता है, व्यष्टि में आता है या समष्टि के अंतर्गत आता है? तो इसका आंसर 1 मिनट में आपके पास आ जाएगा। आपका ये प्रश्न पूछा भी गया है कि व्यावसायिक अर्थशास्त्र किस अर्थशास्त्र का अंग है, तो बिल्कुल व्यावसायिक अर्थशास्त्र समष्टि अर्थशास्त्र का अंग है। ध्यान समझिएगा। अब हम लोग धीरे धीरे आ गए हैं अपने वाले टॉपिक पे, व्यावसायिक अर्थशास्त्र। व्यावसायिक अर्थशास्त्र किसका भाग है? व्यावसायिक अर्थशास्त्र व्यष्टि अर्थशास्त्र का भाग है। क्लियर हो गया? किसका भाग है? व्यष्टि अर्थशास्त्र का भाग है। तो सबसे पहले हमको यह समझना चाहिए कि व्यवसाय किसे कहते हैं, अर्थशास्त्र किसे कहते हैं, फिर हम लोग व्यावसायिक अर्थशास्त्र को समझ लेंगे, फिर इसकी प्रकृति को देखने का प्रयास करेंगे। इसी प्रकार से हम लोग आगे बढ़ेंगे। अभी तक हमने क्या देखा, एक बार रिकॉल करते हैं। सबसे पहले हमने समझा अर्थशास्त्र की अवधारणा। अवधारणा के बाद हम लोगों ने देखा कि इसके प्रकार कितने होते हैं। फिर हमने देखा व्यष्टि अर्थशास्त्र किसे कहते हैं। दूसरा हमने बताया समष्टि अर्थशास्त्र किसे कहते हैं। इन चीजों पे हम लोगों ने चर्चा कर लिया है। अब हमारा नंबर है व्यावसायिक अर्थशास्त्र। तो पहला प्रश्न ये होता है कि व्यवसाय किसे कहते हैं, व्यवसाय किसे कहते हैं। आसान है, आसान है। ऐसा क्रियाकलाप, ऐसा क्रियाकलाप जो सतत, ऐच्छिक व धनार्जन के, व्यवसाय क्या है? ऐसी क्रियाकलाप है, ऐसी क्रियाकलाप जो ऐच्छिक व धनोपार्जन के उद्देश्य से की जाती है, धनोपार्जन के उद्देश्य से की जाती है। कितना आसान है व्यवसाय। व्यवसाय क्या है? ऐसी क्रियाकलाप जो सतत, ऐच्छिक व धनोपार्जन के उद्देश्य से किया जाए। व्यवसाय क्या है? ऐसी क्रियाकलाप जो सतत, ऐच्छिक व धनोपार्जन के उद्देश्य से की जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम बोलते हैं व्यवसाय। अर्थात क्या क्या चीज होना चाहिए? सतत होना चाहिए, ऐच्छिक होना चाहिए और धनोपार्जन का उद्देश्य से अगर कोई क्रियाकलाप की जाएगी तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे व्यवसाय कहते हैं, उसे व्यवसाय कहते हैं, उसे व्यवसाय कहते हैं। याद हो गया होगा? ऐसी क्रियाकलाप जो सतत हो, ऐच्छिक हो व धनोपार्जन के उद्देश्य से की गई हो, उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम बोलते हैं क्या? व्यवसाय बोलते हैं। ठीक है? क्या बोलते हैं? व्यवसाय बोलते हैं। अब इसी प्रकार से अगर हम लोग यह समझे कि अर्थशास्त्र किसे कहते हैं, ध्यान समझिएगा, अर्थशास्त्र का आशय क्या होता है। तो मार्शल ने एक परिभाषा भी दिया है, मार्शल ने एक परिभाषा भी दिया है और उसी से हम जोड़ के बनाते हैं। एक साथ आपका दो काम हो जाएगा। वो परिभाषा भी आपको समझ में आ जाएगी और मीनिंग भी समझ में आ जाएगा। अर्थशास्त्र समझिए, अर्थशास्त्र मानव जीवन के साधारण, मानव जीवन के साधारण व्यवसाय में, साधारण अर्थशास्त्र मानव जीवन के साधारण व्यवसाय में अर्थशास्त्र मानव जीवन के साधारण व्यवसाय में जीवन का अध्ययन करता है। जीवन का अध्ययन
करता है, जिसमें व्यक्ति द्वारा धन का अर्जन व उसके व्यय का विश्लेषण किया जाता है। व्यय का विश्लेषण किया जाता है। उसके व्यय का क्या किया जाता है? विश्लेषण किया जाता है। इस प्रकार हम निष्कर्ष निकाल सकते हो। इस प्रकार अर्थशास्त्र एक तरफ धन का अध्ययन करता है, वहीं दूसरी तरफ मानव जीवन का अध्ययन भी करता है। समझ में आ गया कि अर्थशास्त्र क्या है? अर्थशास्त्र मानव जीवन के साधारण व्यवसाय में जीवन का अध्ययन करता है। अगर मानव जीवन में बात किया जाए तो किसका अध्ययन करता है? मानव जीवन का अध्ययन करता है। जीवन में यह अध्ययन करता है कि व्यक्ति जो है वो धन कैसे अर्जन करता है और उसका व्यय किस प्रकार करता है। ये अध्ययन करता है कहाँ? इकोनॉमिक्स में। अर्थात कि इस प्रकार कह सकते हैं कि अर्थशास्त्र क्या है? अर्थशास्त्र में हम एक तरफ तो किसका अध्ययन करते हैं? धन का अध्ययन करते हैं, दूसरा मानव जीवन का भी हम अध्ययन इसीलिए इसमें करते हैं। इसीलिए तो अर्थशास्त्र क्या है? कल्याणकारी अर्थशास्त्र के रूप में भी अपना स्थान बना पाया। समझ में आ गया? बढ़िया से नोट कर लीजिएगा। अर्थात मानव जीवन के साधारण व्यवसाय में जीवन का अध्ययन करता है, जिसमें व्यक्ति द्वारा धन का अर्जन व उसके व्यय का विश्लेषण किया जाता है। इस प्रकार अर्थशास्त्र एक तरफ धन का अध्ययन करता है, वहीं दूसरी तरफ मानव जीवन का अध्ययन भी करता है। समझ में आ गया? अब हम लोग को समझना है कि व्यावसायिक अर्थशास्त्र किसे कहते हैं। ये दोनों टॉपिक क्लियर हो गया कि हम लोगों ने व्यवसाय भी समझ लिया, अर्थशास्त्र भी समझ लिया। अब हम लोग समझेंगे व्यावसायिक अर्थशास्त्र किसे कहते हैं। नोट हो गया होगा, इसे रफ कर दिया जाए। एकदम अच्छे से याद करते चलिएगा मेरे साथ। यही देखते देखते ही आपकी पढ़ाई हो जानी चाहिए अच्छे से। बस आप एक बार रिवीजन करिए, यही मेरे साथ क्लास में ही अच्छे समझ में आना चाहिए। हर बात समझ में आनी चाहिए। बहाना अपने दिमाग को सबसे पहले इंस्ट्रक्शन दीजिए कि हमें यही याद करना, अभी याद करना है। इसके लिए फिर से कोई समय नहीं आएगा, फिर से इसके लिए इससे अच्छा समय नहीं आएगा कि हम इसको अच्छे से तैयार कर पाएंगे, अच्छे से समझ पाएंगे। जो अभी नहीं कर पाएंगे तो फिर कभी नहीं कर पाएंगे। जैसे ये इंस्ट्रक्शन अपने मस्तिष्क को आप दोगे, मस्तिष्क आपका सकारात्मक रूप से कार्य करना प्रारंभ कर देगा और आपका यह टॉपिक भी तैयार हो जाएगा। ठीक है? अभी हम लोग समझने चल रहे हैं कि व्यावसायिक अर्थशास्त्र किसे कहते हैं। व्यावसायिक अर्थशास्त्र किसे कहते हैं? सबसे पहले हमने कहा था कि व्यावसायिक अर्थशास्त्र क्या है, तो आपको पता चल गया कि व्यावसायिक अर्थशास्त्र व्यष्टि अर्थशास्त्र का एक भाग है या अंग है। इसे लिख लीजिए, व्यावसायिक अर्थशास्त्र। व्यावसायिक अर्थशास्त्र व्यष्टि अर्थशास्त्र का एक अंग है, एक अंग है। व्यावसायिक अर्थशास्त्र
व्यष्टि अर्थशास्त्र का क्या है, एक अंग है। व्यवसायिक अर्थशास्त्र व्यष्टि अर्थशास्त्र का एक अंग है, जिसके नियम व सिद्धांत, बहुत अच्छे समझिएगा, जिसके नियम व सिद्धांत व्यावसायिक फर्म के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। अब भैया चक्कर क्यों लगाते हो, उसका भी तोड़, कितना आसान है। पहले एक तोड़ के अच्छे से पढ़िए, जैसे आपको याद हो। कुछ लोग कहते याद ही नहीं होता है। अरे करो तो पहले, तब तो याद होगा। एक लाइन समझो पहले। व्यवसायिक अर्थशास्त्र है क्या, ये व्यष्टि अर्थशास्त्र का एक भाग है, एक अंग है। इतना समझ में आ गया। फिर व्यवसायिक अर्थशास्त्र के नियम और कानून किसकी ओर चक्कर लगाते रहते हैं, व्यवसायिक फर्म के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। अब ये भैया चक्कर लगाते रहते, तो क्यों चक्कर लगाते रहते हैं, जिससे, अब ध्यान समझो, जो व्यावसायिक फर्म के समस्या का अध्ययन, विश्लेषण व समाधान करते हैं। क्या करते हैं, वह समाधान करते हैं। और समाधान करके क्या होगा, कितना आसान है। सबसे पहले मैंने एक स्टेप बताया कि यह व्यष्टि अर्थशास्त्र का एक भाग है, क्लियर हो गया आपको। दूसरा कि व्यवसायिक अर्थशास्त्र के जो नियम और सिद्धांत हैं, ये व्यवसायिक फर्म के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। फिर प्रश्न आया क्यों चक्कर लगाते रहते हैं, क्योंकि जिससे व्यवसायिक फर्म की समस्या का अध्ययन कर सके, उसका विश्लेषण कर सके, उसके बाद उसका समाधान कर सके। भैया अध्ययन, विश्लेषण और समाधान कर क्यों रहे हो, जिससे अध्ययन, विश्लेषण व समाधान करते हैं, जिसके द्वारा, जिससे लिख लो, जिससे व्यावसायिक उद्देश्य की प्राप्ति हो सके, व्यावसायिक उद्देश्य की प्राप्ति हो सके। किसकी प्राप्ति हो सके, व्यावसायिक उद्देश्य की प्राप्ति हो सके। कितना आसान है, अब क्या चाहिए, इतना आसान इकोनॉमिक्स तो नहीं होता ना चाहिए ना, इतना ही आसान है सब कुछ। इतना, इस दुनिया में अगर सबसे कोई सरल काम है तो पढ़ाई करना है। इससे कठिन सारे काम हैं, इससे कठिन सोना भी लगता है, इससे कठिन सोना भी है। सबसे सरल अगर कोई काम है तो पढ़ाई करना है। और जो लड़का इसको नहीं कर सकता, वो जिंदगी में सिर्फ एक्सक्यूज दे सकता है और कुछ नहीं कर सकता, उसका कुछ नहीं होना है। क्योंकि भैया सबसे सरल काम यही है। तो चलिए इस सरल काम को हम लोग फिर से आगे बढ़ाएंगे और जितनी भी कठिनाइयां आएंगी उसको हम मिल बांट करके समाधान करने का प्रयास करेंगे। थैंक यू।